हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। फ्रिक्शन फोर्स की सीरीज चल रही है। लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 10। पिछले लेक्चर में मैं आपको टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और ये मैंने क्लियर कर दिया था कि अगर स्मूथ सरफेस पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं और आपस में दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है तो किस तरह से उनके बीच का फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से उन दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करते हैं, कब उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है और कब नहीं होता है। ये सारी कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। अब हम केस 2 स्टार्ट करते हैं। केस 2 में हम लेते हैं देयर इज फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। अब दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो फ्रिक्शन है ही और साथ साथ सरफेस इज ऑल्सो रफ। जिस सरफेस के ऊपर दोनों ब्लॉक रखे गए वो भी क्या है, रफ है। ठीक है, वो भी क्या है, रफ है। तो जरा देखिए, जैसे देखिए, ध्यान से देखना, एकदम आराम से क्लियर हो जाएगा। ये इसके ऊपर एक ब्लॉक ये रखा हुआ है, ये मान लो 5 kg, ये मान लो 10 kg। अब दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन है। बहुत आसान है, कठिन नहीं है यार। सब फिजिक्स में सब कुछ आसान होता है। μ1 इक्वल टू मान लो 0.2 है और यहाँ पर μ2 इक्वल टू ले लेते हैं, मान लो 0.3 ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए वही क्वेश्चन होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाऊंगा, नीचे वाले पे लगाऊंगा, वो सारी कहानी में स्टार्ट करूंगा। तो लेट मैंने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाना शुरू किया, F। अब F की मैंने डिफरेंट वैल्यू ली और अब आप क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। इतना पॉज करके उतार लो। अब देखिए, सबसे पहले दोनों सरफेस पर Fs मैक्स की वैल्यू लिख दीजिए, दोनों सरफेस पर। तो बताइए यहाँ पर Fs मैक्स कितना आएगा। या ओरली करना, ये ध्यान रखना, कुछ चीज़ें जब ओरली करते हैं ना तभी समझ में आती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो दोनों के वजन को बैलेंस करेगा। अब ये बात बड़े स्मूथ तरीके से मैं बोल रहा हूँ। अगर इसी में मैं अननेसेसरी एक्सप्लेन करूँगा, देखिए कई बार ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी हानिकारक होते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सप्लेनेशन उतने ही होने चाहिए जितने से बस आपको बात समझ में आ जाए। हाँ, कम भी नहीं होना चाहिए कि बात ही बाउंस कर रही है, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी कई बार खराब होते हैं। उससे अननेसेसरी ऐसा लगने लगता है जैसे सब्जेक्ट पता नहीं कितना कठिन है। तो आप बताइए, मैं यहाँ पे फालतू की तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, इतना सब समझते हैं कि यार Fs मैक्स में नॉर्मल रिएक्शन दोनों के वजन को बैलेंस करेगा। तो टोटल वजन जो इस सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो आएगा 15 G के बराबर। ओके, तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन 150 न्यूटन हो गया। ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 0.2। तो बताइए कितना फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन आ जाएगा Fs मैक्स। क्लियर। अब यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे बताइए Fs मैक्स कितना आएगा। यहाँ पर जो Fs मैक्स होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन केवल इसी के वेट को बैलेंस करेगा, तो वो कितना होगा, 50 न्यूटन। और बताइए फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.3। तो बताइए कितना हो गया, 15×3 = 45। ठीक है, यही हो गया ना। हाँ नहीं, 5×3 = 15 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ पे Fx मैक्स आएगा 50 न्यूटन। एकदम आसान। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 केस आएंगे। 3 केस कौन कौन से होंगे जरा लिख लो आप। कि यहाँ पर हो सकता है कि पूरा सिस्टम मूव ही ना करे, सिस्टम डज नॉट मूव, ऐसा हो सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करें, ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ब्लॉक साथ साथ मूव करें। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ब्लॉक्स सेपरेटली मूव करें, ब्लॉक्स मूव सेपरेटली। क्लियर। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ठीक, कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी कि ये सिस्टम ही ना मूव करे। अभी क्लियर होगा। देखिए यार, ये सिस्टम कब मूव करेगा, पहले नीचे वाला ब्लॉक चले तब तो ऊपर वाले ब्लॉक
और इस ब्लॉक के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल में इंटरेक्शन आएगा, जब तक नीचे वाला ब्लॉक चलेगा नहीं तब तक तो कोई इंटरेक्शन ब्लॉक्स के बीच में तो आ ही नहीं सकता। तो पहले इस फोर्स को एफ एस मैक्स से ज़्यादा होना पड़ेगा। जब तक ये अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से कम होगा तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं बी वाला ब्लॉक। तो बी वाला ब्लॉक जब तक चलेगा नहीं ए वाले को तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि ए तो बी की सवारी कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हटा के मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, या अगले पेज पे ले लूँ, इसी पे ले लेते हैं, चलो इसी पे ले लेते हैं, हटाएं इसको, इतना हटा दें। देखो अब मान लीजिए इस फोर्स को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, खुद देख लीजिए। इस फोर्स को मैंने यहीं समझा देंगे, इस फोर्स को मान लो मैंने 20 न्यूटन कर दिया। अगर 20 न्यूटन कर दिया और यहाँ पर ये तो तब चलेगा जब अप्लाइड फोर्स या जो ड्राइविंग फोर्स होगा वो 30 न्यूटन से ज़्यादा हो। तो 20 न्यूटन लगाने पर यहाँ पे तुरंत एफ एस आ जाएगा, एफ एस मैक्स नहीं आएगा, एफ एस आ जाएगा कितना बताइए, 20 न्यूटन आ जाएगा, और सिस्टम बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। समझ लो आराम से, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब देखिए अगर मैंने इस फोर्स को, इसको मैंने मान लीजिए 30 न्यूटन कर दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये एफ एस मैक्स हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एफ एस मैक्स इक्वल टू क्या लग जाएगा, 30 न्यूटन। अभी भी सिस्टम मूव नहीं करेगा, और जब तक ये मूव नहीं करेगा तो यहाँ का फ्रिक्शन तो क्या बना रहेगा बताइए, 0 ही बना रहेगा। अभी भी मूव नहीं करेगा, यहाँ का फ्रिक्शन तो क्या बना रहेगा बताइए, 0 बना रहेगा। अब देखिए फोर्स को बढ़ाता हूँ, देखिए अब मैंने अगर फोर्स को बढ़ा दिया, अब देखिए फोर्स को अगर मैंने बढ़ा दिया, अब मैंने 30 न्यूटन से ज़्यादा कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक ठाक बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जिससे सिस्टम चले। तो लेट फोर्स को मैंने 45 न्यूटन कर दिया, 45 न्यूटन। तो अगर ये 45 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है तो अब ये ब्लॉक यहाँ से खिसकना शुरू करेगा। क्लियर होगी बात। अब ये ब्लॉक यहाँ से खिसकना शुरू करेगा, तो अब यहाँ पर आ जाएगा एफ के, और एफ के की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 45 न्यूटन कर दिया, एफ के लगेगा, और एफ के की वैल्यू आएगी 30 न्यूटन। तो अब यहाँ से वही, अब ये क्वेश्चन वही पहले वाला स्टार्ट हो गया कि या तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या सेपरेटली चलेंगे। तो अब देखिए हमने पहले वही मानेंगे कि दोनों ब्लॉक को साथ साथ चला दे एक साथ, तो पूरे सिस्टम को एक मान लिया। ये देखिए कितना आसान है। तो इसका आएगा एक कॉमन, यार बच्चों की तरह ही करेंगे। अब देखिए जब ये चलेगा तो अभी मैं ये मान रहा हूँ कि इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा है, तो पुराने क्लास वाली बात ही है, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे, क्यों, इस ब्लॉक को तो ले तो फ्रिक्शन ही जाएगा। और भाई हॉरिजॉन्टल में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इस ब्लॉक को मूव करा देगा, ए वाले ब्लॉक को, भाई एकमात्र फोर्स जो ए वाले ब्लॉक को मूव कराएगा वो इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन है। और हॉरिजॉन्टल इंटरेक्शन केवल कौन होगा, एफ एस होगा, इसके अलावा कोई होगा ही नहीं। और यहाँ पे ये लग जाएगा एफ एस। क्लियर हो गया। तो बताइए अब देखिए पूरे सिस्टम के लिए, देखिए ये तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स केवल एकमात्र ये लग रहा है, और रेजिस्टेंस वाला फोर्स 30 न्यूटन लग रहा है। तो ये क्या लिखा जाएगा बताइए, आराम से देख लो बच्चों की तरह, 45 माइनस 30 ये वाला डिवाइडेड बाई मास, टोटल मास क्योंकि साथ साथ मूव कर रहे हैं तो ये 15 है, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एकदम बच्चों की तरह करेंगे यार। अगर मैं यहाँ पर बार बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कठिन लगेगा। कुछ चीज़ें सरल ढंग से एक्सप्लेन करने पर ही सरल लगती हैं यार, समझ लीजिए। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें ये देखना होगा कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा कि नहीं होगा, तो इस फ्रिक्शन फोर्स को फाइंड आउट कर लो। उसके लिए आप एक ब्लॉक का आईबीडी बना लो, तो एक आईबीडी बना लो, आप किसी का एक का बना लो, एक का बना लो। देखो ये आ जाएगा एफ एस, ठीक, ये 5 kg। अब ये इसी ए से जा रहा होगा कितने से बताइए, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए एफ एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ एस इक्वल टू एम ए। तो एफ एस इक्वल टू मास है 5, ए कितना है बताइए 1, तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। और बताइए यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग कितना सकता है, 15 न्यूटन। तो अभी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तो ये लेस देन क्या है बताइए, एफ एस मैक्स। इसलिए अभी कोई रिलेटिव मोशन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नहीं होगा।
दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो हम कहेंगे दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी क्योंकि अप्लाइड फोर्स इस एफ के से एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, और यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन लगते हुए दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर जाएंगे। अब इसी में देखिए फोर्स को बढ़ाता जाऊँगा मैं, ठीक है, फोर्स को बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है। अगले पेज पे ले लूँ फ्रेश एग्जाम्पल। चलिए देखिए, अब आपको क्वेश्चन क्लियर होने लग गए। देखना, ये वही 5 kg सेम ले रहा हूँ, ये 10 kg, क्लियर। अब देखिए इस फोर्स को मान लीजिए मैंने 60 न्यूटन ले लिया, डाटा वही लेता हूँ सेम। यहाँ पर म्यू कितना था बताइए, 0.2 लिया था। यहाँ पर म्यू मैंने कितना लिया था, 0.3 लिया था। तो यहाँ पर बताइए जो एफ एस मैक्स था, एफ एस मैक्स बराबर एफ के, क्योंकि म्यू सिंगल दिया रहता है तो वही रहता है, वो कितना आ जाएगा बताइए, 30 न्यूटन आया था। यहाँ पर बताइए एफ एस मैक्स बराबर, यहाँ भी एफ के वही होगा, चलिए एफ के, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ था 15 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए ये अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से ज़्यादा है, तो नीचे वाला ब्लॉक तो मूव 100% करेगा। अब नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर 5 kg ब्लॉक जो रखा हुआ वो इसके साथ मूव करेगा या सेपरेटली मूव करेगा, तो वो होता है एनालिसिस का पार्ट। तो उसमें हम क्या मानते हैं कि पहले दोनों ब्लॉक को टुगेदर मूव करा देते हैं, फिर हम दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन को फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर वो फ्रिक्शन एफ एस मैक्स से ज़्यादा आ जाएगा तब तो रिलेटिव मोशन होगा, अदरवाइज कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए क्या लग गया बताइए, एफ के लग गया, कितने का बताइए, 30 न्यूटन का, ठीक। अब हम ये मानेंगे कि दोनों ब्लॉक कैसे मूव कर रहे हैं बताइए, साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो इनका होगा एक कॉमन। अब देखिए ऊपर वाले ब्लॉक पे एफ एस ऐसे ही मान लगेगा, इस पर एफ एस ऐसे लगेगा। अभी हम ये मानेंगे कि कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। ज़्यादा डिटेल इसको, मतलब जितना मैं बता रहा हूँ सफिशिएंट है यार, इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो कठिन, अननेसेसरी आपके दिमाग में कहो ये मैसेज चला जाए कि पता नहीं कितना कठिन है। अरे सरल चीज़ को सरल तरीके से पकड़ो। तो ए बराबर बताइए क्या आएगा, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या लग रहा है, 60 इधर लग रहा है और पीछे कितना लग रहा है, 30, और टोटल मास कितना है बताइए, टोटल मास 15, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक लाइन में आता है। अब आप निकाल लीजिए दोनों ब्लॉक के बीच में लगने वाला एफ एस, तो इसके लिए 5 kg का बीडी बना लीजिए, ये 5 kg का बीडी। तो ये तो ए कॉमन से जा रहा होगा कितने से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एफ एस लग जाएगा ऐसे, तो एफ एस इक्वल टू आ जाएगा एम ए, तो ये आ जाएगा कितना, 10 न्यूटन। अब बताइए ये कितना लग सकता था, 15 न्यूटन। तो ये अभी भी बताइए लेस देन क्या है बच्चों, एफ एस मैक्स। इसका मतलब नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है, ब्लॉक्स के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं इस फोर्स को देखो बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे देखना है, पॉज करके उतार लेना। मान लिया मैंने 90 न्यूटन कर दिया, ठीक है, 90 न्यूटन। अब देखते जाना, अगर 90 करूँगा तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा, देखते जाना, यहाँ पे 90 आ जाएगा। अगर ये 90 आ जाएगा तो ये बदल जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 19 में से 30 जाएंगे 60, 60 में से 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो ठीक है। तो देखिए ये कॉमन जो आ गया, ये कितना आ जाएगा बताइए, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना आएगा बताइए, फ्रिक्शन जो आ जाएगा बताइए, यहाँ पे जब लिखेंगे आप, जब आप यहाँ लिखेंगे तो बताइए एफ एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन है, मतलब जब मैंने ये माना है कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन आ रहा है, जबकि इन दोनों ब्लॉक के बीच में लगी 15 न्यूटन का फोर्स आ सकता है। इसका मतलब जो मैंने माना है गलत है। क्या मान लिया था कि दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मूव करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए बताइए ये लेस देन क्या है बताइए, एफ एस मैक्स। इसका मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स, relative motion between the blocks
दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तब एफ के पिक्चर में आएगा। क्वेश्चन बेसिक से स्टार्ट होगा, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट होगा। अभी तो हमको ये पता लग गया कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। इतना उतारो पॉज करके, इतना पॉज करके उतारिए, हटाएं, क्लियर है। चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं इसी क्वेश्चन को। अब हमको ये पता लग गया कि ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। ये 10 kg, 5 kg, ये जो फोर्स था वो कितना लगाया, 60 न्यूटन। यहाँ पर एफ के आ गया, कितना बताइए, 30 न्यूटन। तो अब आपको पता है कि दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे तभी आगे जाएगा। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स तो यही आगे लगा दे, एफ के डैश कितना बताइए, 15 न्यूटन। तो इसके बदले में इस पर कितना लगेगा बताइए, एफ के डैश कितना लगेगा, 15 न्यूटन। तो ये ब्लॉक अपना A1 से भागेगा, ये अपना ब्लॉक A2 से भागेगा, क्यों, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा तब भी इस पर तो आगे ही लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक तो इसको रोकना चाहेगा तो पीछे ही लगाएगा। ये सब बातें आपको बहुत डिटेल पढ़ा दी हमने, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्लॉक का यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। जैसे 5 kg का है, देखना आराम आराम से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 5 kg वाले ब्लॉक का बनाओगे, देखो ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा एफ के डैश 15 न्यूटन, A1 से भागेगा। A1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 15 डिवाइडेड बाई मास कितना 5 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप 10 kg वाले का बनाओगे तो 10 kg वाला ये ब्लॉक, ठीक। अब देखो इस पर एक ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ के डैश पीछे, जो इस ब्लॉक ने लगाया हुआ, इसको अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन पीछे लग रहा है एफ के डैश कितने का बताइए, 15 न्यूटन का। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस से लगा होगा, कितने का, 30 न्यूटन का। तो एक एफ के बराबर 30 न्यूटन इधर लगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 60 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 60 न्यूटन, और ये किसी A2 से भाग रहा होगा। तो बताइए डायरेक्टली A2 को क्या लिख देंगे, ये आ जाएगा आगे की तरफ 60, पीछे 15 जोड़ लो ओरली, 15 और 30 45, ऐसे ही जोड़ा करो बच्चों की तरह, 15 और 30 45, 45 60 में से घटा दो, कितना बचा 15। मास कितना था 10, कितना आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए उतारो पॉज करके, पॉज करके उतारिए, ठीक है। चलिए अब और कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बहुत अच्छा फंडा बताता हूँ आपको। एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वाइल वॉकिंग, वॉक करते समय फ्रिक्शन फोर्स को लेके काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यार बुक्स में दिए रहते हैं और एग्जाम्स में भी आते हैं। जरा इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए मैंने एक फ़ोटो बनाया है, बड़े ध्यान से देखना, बात सब लॉजिकल होगी, पहले समझिए जरा। व्हेन वी वॉक और रन ऑन अ ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पर दौड़ते हैं या चलते हैं, वी गेट इम्प्रेशंस ऑफ शूज ऑन द ग्राउंड, ठीक। तो देखिए मैंने फोटो बनाया है, जब आप चलते हैं तो ये इम्प्रेशंस आते हैं शूज के, ये क्या है, इम्प्रेशंस ऑफ शूज। इम्प्रेशंस ऑफ शूज, ठीक, ये बनते हैं। कुछ बातें आपसे करेंगे अभी समझ में आएगी, पहले पढ़ लो पूरा, ठीक। इम्प्रेशंस ऑफ शूज ऑन ग्राउंड, इट मीन्स देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए अगर आपसे कोई जैसे कोई रेत वगैरह और आप ये चाहते हैं कि किसी को पता ना लगे आप यहाँ को चलें कि नहीं चलें, तो आपने देखा होगा अपने पैरों के इंप्रेशंस को आप पैरों से मिटाते हुए चलते हैं, जैसे पता ना लगे कि यहाँ से कोई चल के भी गया है। तो इसका मतलब अगर इंप्रेशंस आ रहे हैं तो आप वहाँ पर रगड़न नहीं हुई है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये मतलब है इसका, रिलेटिव मोशन नहीं हुआ है। तो ये ठीक अभी क्लियर होगा, पहले आराम से देख लो, ठीक। हैंस फ्रिक्शन फोर्स इज स्टैटिक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आता है। अब देखिए टू स्टार्ट वॉकिंग यू पुश बैक विद योर फुट ऑन द फ्लोर एंड, इसकी पूरी कहानी समझाता हूँ, पहले जरा समझो। देखिए देखिए ध्यान से सुनिए, ये जैसे ये मैन है, ये इसका पैर है, ये पैर है, ये पैर है, ठीक है। अब देखिए
ये पहले से रेस्ट में खड़ा हुआ है, आराम से सुन लेना, रेस्ट में। अब एक बात बताइए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में, द लॉजिकल आई ये बात देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊंगा वैसे समझोगे, बड़े सॉफ्ट तरीके से बात समझ में आ जाएगी। बॉडी रेस्ट में, न्यूटन का पहला नियम, अगर कोई बॉडी रेस्ट में, क्या बिना फोर्स के चल सकती है? कोई बिना फोर्स के चल ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे सर वो फोर्स तो आदमी ने लगाया होगा, पर भैया आदमी का, आप एक बात बताओ, इसको हवा में टांग लो, मतलब ऐसा कुछ कर लो कि इसके नीचे से ग्राउंड को हटा लो। ग्राउंड का मतलब जैसे आप रस्सी से लटक जाओ, जब आप रस्सी से लटक जाते हैं तो कितने भी पैर हवा में चला लो, क्या तुम चल पाते हो? यार सोचिए, आप आदमी तो तब भी हो, आप रस्सी से लटक लो, या जब कोई बच्चा दौड़ता है तो आदमी धीमे से उठा लेता है और फिर वो पैर मारता रहता है, क्या वो चल पाता है? नहीं चल पाता। तो एक्चुअली में क्या होता है, जरा इसको समझिए। ये आदमी क्या करता है, जरा यहाँ पे एक मोटा सा पैर बनाऊंगा तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ध्यान से देखना, जानबूझ के देखना, पैर को मोटा सा बनाऊंगा मैं। ये देखना, ये पैर मैंने मोटा जानबूझ के बनाया है, पैर जानबूझ के मोटा बनाया है, ठीक है। ये ग्राउंड। अब देखिए ये क्या करता है आदमी, यहाँ ये ठीक है जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्लियर है। ये आदमी क्या करता है, ध्यान रखना, इस पैर को पुश करता है। ये देखो, ये एफ बाय द एजेंट, या मैन, आदमी ने अपने पैर को पीछे की तरफ पुश किया होता है या पीछे की तरफ धक्का दिया होता है, और धक्के के चक्कर में ये सरफेस होता है रफ। तो देखो ये जो पॉइंट होते हैं वही वाली कहानी। अब इस पॉइंट पर रगड़न पीछे लगनी चाहती है, तुरंत ग्राउंड इसको रगड़ने नहीं देता और तुरंत आ जाता है एफएस आगे। क्लियर हो? एफएस आगे आ जाता है। क्लियर हुआ? अब सुनो, अब ये जो फोर्स आदमी ने लगाया होता है, ये कहीं ना कहीं ये एफ इसके इंटरनल बॉडी से बैलेंस हो रहा होता है, मतलब ये होता है इंटरनल। तो बताइए, बिल्कुल इसी, ठीक है, एक ही पैर पे लगा दिया है। तो जब आप इस आदमी का एफबीडी बनाओगे, देखो ये पैर मान लो हमने ये बना दिया, एक पैर, अभी इस पैर पे तो लगा ही नहीं। तो सुनिए, अभी आप कहेंगे सर ये एफ इसको कैंसिल करेगा तो चल कैसे गया? नहीं भैया, ये एफ इंटरनल है, मतलब वो बॉडी का इंटरनल है। ये एफ पैर पे लगा है तो बॉडी पे कुछ आगे भी लगा होगा। अब जब पीछे लगा रहे हैं तो बॉडी पे कुछ जर्क आगे भी लगा होगा, ठीक है। तो वो मैंने दिखाया नहीं, इसलिए इंटरनल कह दिया। तो एक्सटर्नल फोर्स केवल एफ एस लगा, और इसी एफ एस की वजह से ये करता है एक्सीलरेट। अब आप कहेंगे कि सर हम दौड़ते समय एक्सीलरेट तो नहीं करते हैं, तो भैया उतनी देर में फिर अगला पैर लगा देते हैं ना, अगला पैर, फिर इस पे फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे ही आप ये बढ़े तो देखिए जब होता क्या है, दो स्टेप के बीच में बॉडी हमेशा एक्सीलरेट करती है, और अगले दो स्टेप के, एक स्टेप के ये एक्सीलरेट करती है, फिर वो रुक जाती है, फिर वो पैर चलता है। क्योंकि अगर आप ग्राउंड पर देखें, ग्राउंड पर मोशन देखें, तो यार वो मोशन देखिए, पहले पैर रेस्ट में था, प्लीज समझ लेना, पहले पैर रेस्ट में होता है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं फोटो में आपको, तो पहले पैर रेस्ट में होता है। देखो ये और ये, तो पहले चलता है फिर रुकता है, फिर चलता है फिर रुकता है। तो एक्सीलेशन रिटार्डेशन, और उस चक्कर में ऊपर वाली बॉडी को एक यूनिफॉर्म मोशन मिल जाता है। तो जो फुट पैर होते हैं उनमें एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन लगातार होता रहता है, इसलिए आदमी, और उसमें क्या होता है, बॉडी की इंटरनल ताकत खत्म होती रहती है और आदमी को फिर एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। यूनिफॉर्म क्या मिल जाती है? वेलोसिटी। इसको मैं लिख देता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। और इस तरीके से ये आदमी क्या करता है, चल देता है, ठीक, इस तरह से आदमी चल देता है। तो टू स्टार्ट वॉकिंग यू पुश बैक विद योर फुट ऑन द फ्लोर एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द फुट एक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स एज शोन इन फिगर। ये फिगर मैंने यहाँ बना रखा था, ठीक है। तो इन सभी पैरों पर आदमी ने जो फ्रिक्शन लगाया होगा वो पीछे लगाया होगा, ध्यान रखना, इन पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, ये इन पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, इस पर फ्रिक्शन पीछे लगता है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? बाय द मैन ऑन द फ्लोर, बाय द मैन ऑन द फ्लोर। और इस पैरों पे क्या लग रहा होता है? आगे लग रहा होता है, ठीक है, इस तरह से पैर पे लग रहा होता है आगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स आता है। तो देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ अ सुपरमैन ऑन रफ सरफेस। अब देखिए एक रफ सरफेस है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है।
तो अब ये देखिए जो सुपरमैन होता है, ये यहाँ पे इसका पैर है, ये पैर है, ये सुपरमैन है। तो इसका पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन। तो इस देखिए इसने इंटरनल मैकेनिज्म से अपना पैरों को पीछे की तरफ पुश करके ग्राउंड ने इसके ऊपर जो फ्रिक्शन, अब मैं दोनों पैरों पर ही दिखा देता हूँ, इतना मैकेनिज्म कोई पूछता नहीं है तो मैं जानबूझ के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आज इसके दोनों पैरों पर ही मान लो फ्रिक्शन फोर्स लग गया आगे, और इससे आ गया इसके पास एक एक्सीलरेशन, और एम जी यहाँ से लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, एंड नीचे लग रहा होगा एम जी। तो बताइए हॉरिजॉन्टल में, अच्छा ग्राउंड पे भी एफ एस लगा होगा, तो ये तो क्या बाय द मैन ऑन द ग्राउंड, बाय द मैन ऑन द ग्राउंड, और ये है बाय द ग्राउंड ऑन द मैन, बाय द ग्राउंड ऑन द मैन, ओके, बाय द ग्राउंड ऑन द मैन। तो जब आप आदमी का, अब देखिए आदमी का जब एफबीडी बनाओगे तो देखो आदमी का एफबीडी बनाओगे तो नॉर्मल एक्शन ऊपर लग गया, नीचे क्या लग गया, एमजी लग गया। तो ये एक्सटर्नल फोर्स होगा जो ग्राउंड ने आदमी के ऊपर लगाया, वो कौन सा है बताइए, एफएस। तो एकमात्र फोर्स जो हॉरिजॉन्टल में एक्सटर्नल लगा वो फ्रिक्शन फोर्स लगा, और इसी से आदमी को एक्सीलरेशन मिला। तो बताइए एफएस इक्वल टू क्या, बताइए एम ए। अब आपसे पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन, तो जब ए होगा मैक्सिमम तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो बताइए एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, बताइए म्यू एन होती है, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो बताइए एफ एस को किससे रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर ए मैक्स, ए मैक्स के लिए बताइए एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस मैक्स, एफ एस इक्वल टू एफ एस मैक्स हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से बताइए इधर वैल्यू पुट कर दीजिए, जगह नहीं है इधर हटा दूँ, रिटार्डेशन भी फाइंड आउट कर देंगे अभी। तो बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ एस मैक्स को क्या लिख देंगे, म्यू एस इंटू एन इक्वल टू क्या लिख देंगे बताइए, एम ए। ये आ जाएगा म्यू एस एन, एन को क्या लिख देंगे, एम जी इक्वल टू लिख देंगे एम ए, एम से एम चला जाएगा। तो बताइए एम, इसको ये मैक्स आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा, मैक्स आ जाएगा। तो ए मैक्स इक्वल टू बताइए क्या आ गया, ये आ गया म्यू एस इंटू जी। याद कर लेना, इससे ज़्यादा, अच्छा मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, ना ही सुपरमैन की ताकत पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैंने वर्ड यूज़ किया था सुपरमैन। तो कितने भी ताकतवर आदमी हो, कितना भी भारी हो, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन केवल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि समझ गए होगी बात को, ठीक है। तो म्यू एस इंटू जी होता है। बिल्कुल इसी तरीके से रिटार्डेशन का केस आता है, जब आदमी दौड़ते दौड़ते अपने आप को रोकता है तो देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत तेज दौड़ रहे हैं, जब रुकते हैं तो आगे के पैर आगे हो जाते हैं, देखिए आगे के पैर आगे हो जाते हैं, देखिए सॉरी पैर आगे क्या, पैर इस तरीके से हो जाते हैं, आपने देखा होगा ये हो जाते हैं कुछ, इस पैर पे क्या होता है जब ये दौड़ रहा होता है ए से, ठीक है। तो अब इस पे ये आदमी इस तरीके से सरफेस को पुश करता है आगे की तरफ, खुद फील करके देख लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगने लगता है, ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगने लगता है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगने लगता है। तो इसके पास एक वी की वेलोसिटी होती है, ठीक है, वी की वेलोसिटी होती है, और फ्रिक्शन फोर्स से क्या मिलता है इसको, रिटार्डेशन मिलता है इसको, ठीक। तो फिर से वही वाली कहानी हो जाएगी, और ग्राउंड पर फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, आगे लग जाएगा। जब आदमी दौड़ते दौड़ते अपने आप को रोकता है तो पैरों को आगे की तरफ पुश करता है, तो ग्राउंड से आदमी के पैरों पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगता है, तो एफ एस लगा पीछे। तो फिर से वही कहानी आ जाएगी, बताइए फिर वही कहानी, नॉर्मल रिएक्शन वही, एन ऊपर की तरफ लगा, एम जी लगा नीचे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल में जो लेफ्ट में फोर्स लगा वो एफ एस लगा, एफ एस इक्वल टू एम ए। और अगर आपको ए मैक्स चाहिए तो ये आ जाएगा एफ एस मैक्स अपॉन एम आ जाएगा। तो यहाँ से ए मैक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, एफ एस मैक्स क्या आ जाएगा बताइए, म्यू एस इंटू एन अपॉन एम। तो ये आ जाएगा ए मैक्स इक्वल टू बताइए म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही एम जी अपॉन एम, तो एम से एम चला जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू एस इंटू जी आ जाएगा। तो फाइनली इस बात को याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है, पॉज करके उतारिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम
मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ, ध्यान रखना, ऑफ सुपरमैन या व्हीकल, कोई भी व्हीकल ले लो, कोई भी व्हीकल, कार साइकिल जो भी है, ठीक है, कार साइकिल जो भी है, इंजन की कितनी भी ताकत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा होगा जब गाड़ी को एक्सीलरेट करा के एकदम से क्लच छोड़ दिया जाता है तो पहिए स्लिप कर जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी यही सब बातें लगती हैं। तो ये जो होता है ए मैक्स, वो भैया म्यू एस इंटू जी, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, म्यू एस इंटू जी, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन पॉसिबल नहीं है। ये मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही उस सुपरमैन या इंजन की ताकत पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, तब तक डिपेंड करेगा, हो सकता है इंजन में या आदमी के अंदर उतनी ताकत ना हो जितना इस फोर्स को जनरेट कराने के लिए वो पुश फोर्स लगा सके, तब तो डिपेंड कर ही जाएगा। पर अगर उसमें बहुत ज़्यादा ताकत ले लोगे, मतलब इतना फ्रिक्शन तो जनरेट कर ही सकता है और इससे ज़्यादा ताकत है, तो फिर क्या हो जाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी। तो इंडिपेंडेंट ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम इंजन पावर, पावर इंजन की मैक्सिमम पावर पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, इंजन की मैक्सिमम पावर पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है, क्लियर। चलिए, जैसे इस पे क्वेश्चन करें छोटा सा, जैसे ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एससीबी के अंदर दिया हुआ है, ये 100 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब एक इंसेक्ट है ये, इसका मास m कुछ भी दिया हो, मास पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है, ये म्यू का कोफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.2, ठीक है। आपको ये बताना है कि इसमें इनफाइनाइट पावर है, ओके, ठीक है, पावर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पावर। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है नीट के लिए। तो सवाल पूछा जाता है कि मिनिमम टाइम बताइए इसको ए से बी पहुंचने में, ए से बी पहुंचने में मिनिमम टाइम, तो टी मिनिमम ए टू बी, ए से बी पहुंचने का मिनिमम टाइम बताना कितना लगेगा। तो बात वही है, कहीं भी इसका ए बी डी बना लीजिए आप। तो बताइए इस पर आगे क्या लगेगा, बताइए एफ एस मैक्स ही तो इसको ले जाएगा, एफ एस मैक्स, नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ऊपर, नीचे लग जाएगा एम जी, क्लियर। तो बताइए एफ एस में, तो बताइए यहाँ पे इसका जो एक्सीलरेशन हो जाएगा ए मैक्स, भाई मिनिमम टाइम में पहुँचने के लिए एक्सीलरेशन को क्या लेंगे, मैक्सिमम, तो ए मैक्स जो पॉसिबल होगा वो होगा एफ एस मैक्स अपॉन मास। तो ए मैक्स जो आ सकता है ये कितना आ सकता है, म्यू एस इंटू जी। तो ए मैक्स जो होगा इस इंसेक्ट का, म्यू एस कितना है बताइए 0.2 और जी कितना होता है 10, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से इंसेक्ट नहीं दौड़ सकता, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से इंसेक्ट नहीं दौड़ सकता, ओके, इससे ज़्यादा एक्सीलरेशन से इंसेक्ट नहीं दौड़ सकता। तो बताइए टाइम कितना लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है बताइए, 100 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि हम ये मानेंगे t इक्वल टू 0 पर मोशन रेस्ट से स्टार्ट हुआ होगा, t इक्वल टू 0 पर u इक्वल टू 0, तो 100 इक्वल टू प्लस हाफ, a कितना बताइए 2, और t स्क्वायर निकालना था तो 2 से 2 मर जाता, तो t मिनिमम इक्वल टू कितना लग जाएगा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का मिनिमम टाइम लगेगा, ठीक है। मिनिमम टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड, मिनिमम टाइम कितना लगेगा 10 सेकेंड। और देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, विद व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन कैन अ पर्सन रन अप एंड डाउन, अप ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, अप एंड डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ठीक, थीटा दिया हुआ है। अब इसके ऊपर एक आदमी ऊपर की तरफ दौड़ना चाहता है तो कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो सकता है,
ठीक है, और एक इसमें डाउन द इंक्लाइन इधर दौड़ना चाहता है, तो इस डायरेक्शन में ए मैक्स कितना हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। म्यू क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अगले पेज पर समझाता हूँ। क्वेश्चन क्लियर है। एक रफ कितना दिया है, म्यू दिया हुआ है। तो एक आदमी, इसका मास कुछ भी ले लो, मास पे चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा है कि अप द इंक्लाइन कितने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन से दौड़ेगा, और डाउन द इंक्लाइन कितने मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन से दौड़ जाएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। आइए देखिए, सबसे पहले ये समझो, ये जो मैन होता है, ये मैन होता है एनिमेट ऑब्जेक्ट। जरा सुन लीजिए, एनिमेट ऑब्जेक्ट। एनिमेट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो हैविंग देयर ओन सोर्स ऑफ एनर्जी, इनके पास खुद का अपना सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ध्यान रखना, किसी भी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर देखो, ये जो ब्लॉक है यार, ये केवल इधर इधर भाग सकता है और कहीं भाग ही नहीं सकता, इधर ही भाग सकता है और कहीं नहीं भाग सकता। और अगर भागेगा तो एफ के लगेगा, और नहीं भागेगा तो एफ एस मैक्स लगेगा। लेकिन आप हों या हम हों या कोई भी एनिमेट ऑब्जेक्ट हो, जैसे गाड़ी हो, तो आपने देखा होगा कि वो अप द इंक्लाइन भी चढ़ जाती है। पर ध्यान रखना, अप द इंक्लाइन गाड़ी तभी चढ़ पाएगी, ध्यान रखना, जब म्यू ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज हो। क्योंकि अगर एंगल ऑफ रिपोज, म्यू की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से, जैसे म्यू ग्रेटर देन क्या हो, tan इनवर्स थीटा, tan थीटा। अगर म्यू tan थीटा से ज़्यादा नहीं हुआ तो म्यू बराबर tan थीटा हो गया, तो जैसे ही गाड़ी या ये मैन खड़ा होगा, ये सोच भी नहीं सकता ऊपर जाने के लिए, तुरंत इधर भाग लेगा। ए के एक्सीलरेशन से कितनी भी ताकत लगा ले, ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकता। ठीक है, जा ही नहीं सकता अगर ऐसा हो गया तो जब ऊपर तो तभी चढ़ पाएगा, चाहे कोई गाड़ी हो चाहे कोई आदमी हो। इंक्लाइन प्लेन ऐसा थोड़ी है कि कितना भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कर दें, आप हर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर चढ़ जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। जब ज़्यादा स्लोप हो जाता है तो आप नहीं चढ़ पाते हो, खुद ही फिसलने लगते हो। तो ध्यान रखना, ये मैन तभी इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर चढ़ पाएगा जब थीटा लेस देन क्या होगा, tan इनवर्स म्यू, इससे कम होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब सुनिए, एनिमेट ऑब्जेक्ट की क्या खास बात होती है कि जैसे आदमी है, ध्यान से सुन लेना, तो ये अपने पैरों को किसी भी डायरेक्शन में पुश कर सकता है। को आगे कर दे, मतलब इधर चेहरा कर ले, तो भैया पीछे की तरफ भी पुश कर सकता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये फ्रिक्शन के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। प्लीज़, मैं अपनी बात को बहुत जल्दी खत्म करना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, ध्यान से सुनिए। आदमी अपने एक्शन से, जैसे देखिए, ये देखो, ऐसे समझो बोर्ड है, अगर मैं उंगली को नीचे दबाऊंगा, देखो ये देखो, ये नीचे दबा रहा हूं तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। और मैं ऐसे भी तो हो सकता है कि यूं करके यूं भी दबा सकता हूं। जब यूं दबाऊंगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, मेरे हाथों पर, नीचे लगेगा। मतलब एनिमेट ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन के डायरेक्शन को अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। इस स्टेटमेंट को बार बार सुनो। एनिमेट ऑब्जेक्ट, भाई गाड़ी है, जब आप ऊपर से आते हैं तो ब्रेक लगा के फ्रिक्शन किधर लगा देते हैं, अप द इंक्लाइन। और जब गाड़ी को चढ़ा रहे होते हैं तो वही पहिया घुमा के उस पर, गाड़ी के पहियों पर फ्रिक्शन किधर लग जाता है, अप द इंक्लाइन। भाई गाड़ी को इंक्लाइन प्लेन के ऊपर भी तो फ्रिक्शन नहीं चढ़ाया होता है, तो जब फ्रिक्शन चढ़ाएगा तो गाड़ी के पहियों पर फ्रिक्शन लगा किधर होगा, अप द इंक्लाइन ही तो लगा होगा। इतना सोच लीजिए। या जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आपको क्या आपकी ताकत चढ़ाती है, नहीं, आपकी ताकत से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, लेकिन आपको चढ़ाने वाला प्राइमरी फोर्स फ्रिक्शन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए, फिर कुछ है नहीं, तो देखिए इधर तो क्या लग जाएगा बताइए, mg sin थीटा। अब बात को खत्म कर ले जाएंगे जल्दी से। और फ्रिक्शन ने इसको चढ़ाया होगा, तो बताइए अगर a मैक्स चाहते हो तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लग जाएगा बताइए, fs मैक्स लग जाएगा। बाद बाकी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा ये n, और इधर क्या लग रहा होगा बताइए, mg cos थीटा लग रहा होगा, कुछ है ही नहीं। तो बताइए fs मैक्स किसके बराबर होगा, तो a मैक्स लिखना है। ठीक है, तो a मैक्स क्या लिख रहे होंगे बताइए, fs मैक्स माइनस mg sin थीटा बराबर ma मैक्स।
क्लियर हो गया बात। अब एफ एस मैक्स किसके बराबर होगा, म्यू एन, एन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा। तो लिख दीजिए इसको, क्या आ जाएगा बताइए, म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा बराबर एम ए मैक्स। क्लियर हो गया, एम सब में से मर जाता तो ए मैक्स जो आ जाता अप द इंक्लाइन, ये आ जाता म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये आ जाता मैक्सिमम पॉसिबल एक्सीलरेशन ऑफ एन एनिमेट ऑब्जेक्ट ऑन एन रफ इंक्लाइन प्लेन। क्लियर हो गई बात, पॉज करके उतार लीजिए। अब देखिए डाउन द इंक्लाइन, देखिए डाउन द इंक्लाइन क्या होगा। अब देखिए, अगर अब आपने देखा होगा जैसे किसी इंक्लाइन प्लेन पर आप नीचे की तरफ दौड़ते हैं तो उस समय आपका एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस के एक्सीलरेशन से भी ज़्यादा होता है। तो क्यों होता है जरा देखिए, बात वही है। अब इसने क्या है, एनिमेट ऑब्जेक्ट है, इसने पैरों को इस तरीके से चलाया, पीछे की तरफ पुश किया इंक्लाइन प्लेन पर, इस तरह से पुश किया कि फ्रिक्शन फोर्स पैरों पर किधर लग गया, आगे लग गया। और फिर से हम क्या चाहते हैं बताइए, ए मैक्स चाहते हैं, तो इसको क्या कर देते हैं बताइए, एफ एस मैक्स कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लगा होगा बताइए, एम जी साइन थीटा लगा होगा। क्लियर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फिर से वही लगा हुआ, इधर क्या लगा होगा बताइए, एम जी कॉस थीटा लगा हुआ। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब एम जी साइन थीटा और एफ एस मैक्स, इसको डैश कर लो चाहो तो, ए मैक्स डैश, ये दोनों इसको क्या कराएंगे, एक्सीलरेट कराएंगे। पहले आप चाहे तो एफ एस मैक्स लिख दीजिए, एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एन होगा, और म्यू एन किसके बराबर होगा बताइए, म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। ओके, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, एम जी, इसको फर्स्ट कह दो चाहो तो, इसको सेकंड कह दो, एम जी साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा, एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स कितना है बताइए, म्यू एम जी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा बताइए एम ए डैश मैक्स, एम फिर सब में से मर जाएगा तो ए डैश मैक्स बराबर आ जाएगा कितना, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। तो डाउन द इंक्लाइन इतना मैक्सिमम एक्सीलरेशन आएगा ऑफ एन एनिमेट ऑब्जेक्ट, और अप द इंक्लाइन कितना आया था, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा आया था अप द इंक्लाइन। ठीक है, म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। उतारिए पॉज करके उतारिए।